हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शिवानी अपनी सास कुंती, पति मोहन और छोटी बेटी के साथ रहा करती थी। मोहन मजदूरी कर अपने घर को पाला करता था। ऐसे ही एक शाम मोहन जब अपने घर आता है तब वो देखता है कि उसकी बेटी नेहा दरवाजे पर बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। अरे नेहा बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैडम का मुंह फूला हुआ है। अरे मुंह फूला हुआ है, पर क्यों? कहती है कि अपने जन्मदिन पर पार्टी रखेगी। जैसे इसके दोस्त उसको बुलाते हैं वैसे ये भी अपने दोस्तों को घर बुलाकर अच्छा खाना खिलाना चाहती है। और जब मैंने इसको मना किया तो कहती है आपसे बात नहीं करूंगी। बस इतनी सी बात? अरे अगर मेरी बेटी को अपना जन्मदिन मनाना है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अभी उसके पापा जिंदा हैं। मेरी राजकुमारी जैसा चाहे वैसा अपना जन्मदिन मना सकती है। भाई ये क्या कह रहे हैं आप जानते हैं ना हमारे पास इतना पैसा कहाँ है। बेटा तुम्हें अपना जन्मदिन मनाना है ना? हाँ ठीक है, मैं आपका जन्मदिन जरूर मनवाऊंगा। जाओ अब जाकर खेलो बस। इतना बोलकर मोहन नेहा को अपनी गोद से उतार देता है, जिसके बाद नेहा भागते हुए बाहर की तरफ खेलने के लिए चली जाती है। तो वहीं शिवानी अपना मुंह बनाकर अंदर की तरफ चली जाती है। क्या हो गया शिवानी, तुम इतनी गुस्सा क्यों हो गई हो? और वो बच्ची है यार, उसको नहीं समझ कि वो क्या बोल रही है। मैं भी आपको यही बोलना चाहती हूँ कि वो बच्ची है, उसको समझ नहीं है कि क्या बोल रही है। पर आप तो समझदार है ना, आपको तो पता है ना कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। क्यों आपने उसको झूठा दिलासा क्यों दिया कि आप उसका जन्मदिन मनाएंगे, वो भी उसके अमीर दोस्तों के जैसे। आप जानते नहीं है कि हमारे हालात। शिवानी मोहन से झगड़ रही थी और शायद उसका झगड़ना सही भी था, क्योंकि उनके घर के हालात सही नहीं थे। जिस दिन मोहन काम करता उस दिन उनके घर का चूल्हा जलता, पर जिस दिन मोहन काम नहीं करता उस दिन उनके घर में चूल्हा जला पाना भी बहुत मुश्किल होता। शिवानी उससे लड़ ही रही थी कि तभी वहाँ पर कुंती आती है और उनको इस तरह से लड़ता देखकर वो उनकी लड़ाई का कारण पूछती है, जिस पर शिवानी अपनी सास को सारी बात बता देती है। मोहन बेटा, जब तू जानता है कि हमारे घर के हालात सही नहीं है, फिर क्यों तूने नेहा को झूठी तसल्ली दी? माँ, मैंने कोई झूठी तसल्ली नहीं दी। और अगर मैंने अपनी बेटी को कहा कि मैं उसका जन्मदिन अच्छे से मनवाऊंगा तो मैं सच में मनाऊंगा। पर आप इतने पैसे लाएंगे कहाँ से? अरे मैं 2 गुनी मेहनत करूंगा, दिन रात कमाऊंगा, पर अपनी बेटी के सपनों को पूरा जरूर करूंगा। खैर इन सब बातों को छोड़ो और खाना लगा दो यार, बहुत भूख लग रही है। खाना क्या लगाऊं? खाना ही नहीं बनाया है, सब्जी खत्म है। सब्जी नहीं है? कोई बात नहीं, आटा और प्याज तो है। हाँ आओ मैं तुम्हें एक नया खाना बनाना सिखाता हूँ। अरे हमारे साइड पर कुछ मजदूर लेकर आते हैं जब उनके घर में भी सब्जियाँ खत्म हो जाती हैं। इतना बोलकर मोहन शिवानी के साथ रसोई में जाता है और उसको बारीक प्याज काटने को कहता है। कुछ देर बाद शिवानी बारीक प्याज काट देती है और वहीं मोहन प्याज के पराठे बना देता है। कुछ देर बाद वो उस प्याज के पराठे को लेकर आता है। तो तैयार है प्याज के पराठे। माँ, आज बहुत ही मेहनत से बनाया है, जल्दी से खाकर बताओ कि कैसा बना है। सभी मोहन के हाथों के पराठे खाते हैं। वो प्याज के पराठे सभी को बेहद पसंद आते हैं और अब मोहन की बहुत तारीफ होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मोहन भी अब दिन रात मेहनत करने लगता है। वो रात को देर से आता और सुबह जल्दी चला जाया करता। इसी बीच ना तो नेहा अपने पापा से मिल पाती और ना ही मोहन अपनी बेटी के साथ समय बिता पाता। ऐसे ही रात को नेहा अपनी माँ की गोद में अपना सर रखकर अपनी माँ से बातें कर रही होती है। माँ, पापा अब तक घर क्यों नहीं आए? मैं तो पापा को देख भी नहीं पाती। बेटा तुम्हारे पापा काम में व्यस्त रहते हैं। अब तुमने ही तो उनको कहा था ना कि तुम्हें अपना जन्मदिन अच्छे से मनाना है। तुम्हारे जन्मदिन के लिए तो तुम्हारे पापा इतनी मेहनत कर रहे हैं। माँ, मुझे अपना जन्मदिन नहीं मनाना है, पर आप पापा को बोलो ना, वो खुद को ऐसे बिजी ना रखें। नेहा की उम्र कम थी पर फिर भी वो इतनी बड़ी बात बोल जाती है। उसकी ऐसी बातें सुनकर शिवानी अपनी सास की तरफ देखती है, जिसके बाद वो नेहा को गले से लगा लेती है। कुछ देर बाद वो नेहा को सुला देती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन शिवानी को पता चलता है कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है। शिवानी जब हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर उससे कहता है, देखिए आपके पति तो बच गए हैं, लेकिन अब अपनी जिंदगी में कभी वो कुछ काम नहीं कर पाएंगे। मतलब? मेरा मतलब है वो पाँव से अपाहिज हो चुके हैं,
जिसके कारण वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर की ऐसी बात सुनकर मानो शिवानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऐसे ही अब दिन गुजरते हैं और कुछ दिनों बाद वो अपने पति को घर ले आती है। मोहन बच तो गया था, लेकिन उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उनके पास अब तो ना ही पैसे थे और ना ही घर में खाने को खाना। ऐसे ही एक दिन शिवानी अपने गालों पर हाथ रखकर अपने घर की चौखट पर बैठी थी। तभी वहाँ उसकी सास आती है और कहती है, बहू क्या हुआ, तो इस तरह अकेली क्यों बैठी है? अपनी सास की बात सुनकर शिवानी अपनी सास को गले से लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। माँ जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। घर में 1 रुपए भी नहीं है। मोहन जी की दवाइयाँ भी लानी है, घर में राशन भी नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब कैसे गुजारा होगा हमारा। बहू, हार मानने से कुछ नहीं होगा। भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं और तुझे इस परीक्षा में सफल होना होगा। तू यहीं रुक, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर कुंती घर के अंदर जाती है और अपने कुछ गहने लेकर बाहर आती है। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? बहू, ये मेरे कुछ गहने हैं जो तेरे ससुर जी ने बनवाए थे। जा, इसको बेचकर अपने घर का राशन भरवा ले और जो पैसे बचेंगे उससे तू मोहन की दवाई ले आना। शिवानी के पास इस वक्त वो गहने लेने के अलावा कोई और दूसरा चारा नहीं था। इसीलिए वो उन गहनों को बेचकर अपने घर के लिए राशन ले आती है और बचे हुए पैसों से वो मोहन की दवाई लेकर आती है। और जैसे ही वो घर का राशन भरती है, वैसे ही कुंती उसके पास आती है। बहू, सब कुछ ले आई? हाँ माँ जी, ले आई। और ये कुछ पैसे बचे हैं। इन पैसों को तू मुझे मत दे, बल्कि एक रेडी ही लगा ले। रेडी? पर वो क्यों माँ जी? क्योंकि बहू, तू अब प्याज के पराठे बेचकर इस घर को चलाएगी, क्योंकि तुझे प्याज के पराठे बनाने आते हैं। शिवानी अब अपनी सास की बात से सहमत हो जाती है और ठीक वैसा ही करती है जैसा कि उसकी सास बोलती है। शिवानी अब अपनी रसोई में प्याज के पराठे बनाती है और उन्हें बेचना शुरू करती है। शुरुआती दिनों में तो पराठे नहीं बिकते और ये देखकर शिवानी बहुत उदास हो जाती है। माँ जी, देखिए ना, कितने दिन हो गए पर हमारे ये प्याज के पराठे ज्यादा बिकते ही नहीं। अगर यही हाल रहा तो कैसे चलेगा? बहू, ये जिंदगी है और जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। जीना इसी का नाम है, इसलिए अब तू अपनी उम्मीद मत हार। कुंती अपनी बहू को समझाना जो चाहती थी वो उसे समझा चुकी थी और एक बार फिर शिवानी अपने काम में जी जान लगाकर मेहनत करती है। समय गुजरता है और समय के साथ उसकी बिक्री काफी अच्छी होने लगती है। कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसा ही कुछ शिवानी और कुंती के साथ भी था। शिवानी, कुंती इतनी मेहनत करते कि उनको उनकी ऊंचाइयां छूने से कोई नहीं रोक सकता था और वक्त का पहिया घूमता है। दोनों मेहनत करते हैं और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगते हैं। देखते देखते वो इतने अमीर हो जाते हैं कि अब उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। समय के साथ अब शिवानी के पति का अच्छे से इलाज हो रहा था और साथ ही वो अपनी बेटी का जन्मदिन भी काफी अच्छे शानदार तरीके से मनाती है। और ऐसे ही एक दिन, माँ जी, आज हम जो कुछ भी हैं वो सिर्फ आपकी वजह से हैं। नहीं बहू, तू ये कैसी बातें कर रही है? ये सब कुछ मेरी मेहनत नहीं बल्कि तेरी मेहनत है। मैंने तो बस तुझे रास्ता ही दिखाया है। माँ जी, आप मेरी सास नहीं बल्कि माँ है। माँ। इतना बोलकर कुंती अपनी बहू को गले से लगा लेती है। तभी वहाँ पर नेहा आती है। आप दोनों एक दूसरे को गले से लगा रहे हो, मुझे कौन प्यार करेगा? उसकी ऐसी बात सुनकर शिवानी और कुंती जोरों से हंस पड़ते हैं और उसे भी गोद में ले लेते हैं। विभा की शादी गौतम से होती है और विभा अपने घर की सभी जिम्मेदारी बखूबी संभालती है। कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन विभा के दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक होती है। विभा अब अपने घर का दरवाजा खोलती है। तभी वो खुद के सामने एक लड़की को देखती है। उस लड़की ने एक लंबा सा घूंघट किया हुआ था। उसको देखकर विभा मन में कहती है, अरे ये कौन है? बड़ी ही अजीब लड़की लग रही है। अरे भला जीन्स के ऊपर इतना लंबा घूंघट कौन रखता है? खैर, जो भी है इससे ही पूछती हूँ, आखिर ये है कौन? आप कौन हैं? मैं नीता हूँ और शायद आप गौतम भैया की वाइफ हैं, राइट?
हाँ, मैं गौतम की वाइफ हूँ, पर आप कौन है? अरे अभी तो बताया कि मैं नीता हूँ। ओ हेलो, अंदर कहाँ जा रही हो तुम? बाहर ही रहो। और क्या काम है तुम्हें? बड़ी ही अजीब हो यार तुम तो। भाभी, आप मुझे ऐसे क्यों बोल रही हैं? और आप मुझे घर के अंदर जाने से क्यों रोक रही हैं? क्यों ना रोकूं? मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ और तुम तो सीधा घर में घुसी चली आ रही हो। भाभी, मैं आपकी ननद हूँ नीता। मैं किसी की भी भाभी वाभी नहीं हूँ, जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान। उन दोनों की बातें चल ही रही थी कि तभी उन दोनों की आवाज सुनकर वहाँ गौतम और कुंती आती है और उन दोनों की नोकझोंक देखकर गौतम कहता है, अरे विभा, ये क्या कर रही हो तुम? क्या? मैंने क्या कर दिया? तुम जिससे बहस कर रही हो वो तुम्हारी ननद है। क्या ननद? हाँ बहू, ननद है वो तुम्हारी। अगर ननद है ये तो इतना लंबा घूंघट क्यों कर रखा है इन्होंने? शादीशुदा है क्या ये? नहीं भाभी, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, कुंवारी हूँ। अरे तो घूंघट क्यों है? इतनी सुंदर है क्या मेरी ननद? पर मम्मी जी, अगर ये मेरी ननद है तो मैंने इनको आज से पहले कभी देखा क्यों नहीं? क्योंकि ये यहाँ नहीं रहती, ये तुमसे दूर, बहुत दूर रहती है। मतलब? बहू, ये सभी समाज वालों से दूर रहती है। इतना बोलते ही कुंती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सास की आंखों में आंसू देखकर अब विभा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसको लगता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया और वो सॉरी फील करती हुई अपनी सास को कहती है, मम्मी जी माफ कर दो, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सवाल जवाब करने लगी। मुझे इतने सवाल जवाब नहीं करने चाहिए थे। विभा, माँ तुम्हारे सवाल जवाब पर दुखी नहीं हुई, बल्कि वो दुखी तो इसलिए हुई है क्योंकि उनकी इकलौती बेटी उनसे दूर रहती है। गौतम जी, पर ननद जी हमसे दूर क्यों रहती है? उससे भी बड़ी बात ये है कि वो इतने बड़े घूंघट के पीछे क्यों रहती है? भाभी, आपकी ननद को घूंघट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर फिर भी मुझे इस घूंघट में रहना पड़ता है। पर ननद जी क्यों? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है? बहू नीता अभी आई है, इसको आराम करने दो थोड़ा, उसके बाद बात कर लेना तुम। विभा अपनी सास की बातों से सहमत हो जाती है। ऐसे ही कुछ देर बाद विभा किचन में अपनी ननद के लिए खाना परोसते हुए खुद से कहती है, आखिर ननद जी ने घूंघट क्यों किया हुआ है? ऐसी कौन सी मजबूरी है जिस वजह से वो अपना घूंघट नहीं उठाती? जो भी है, मुझे इस बारे में ननद जी से बात करनी ही होगी। विभा अब खाना लेकर अपनी ननद के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी ननद अपने बालों को संवार रही थी। तभी उसकी भाभी उसको आवाज देते हुए कहती है, नीता। अपनी भाभी की आवाज सुनकर नीता अपना आधा चेहरा छुपाते हुए अपनी भाभी की तरफ देखती है, लेकिन उसका आधा भयानक जला हुआ चेहरा विभा को शीशे में दिख जाता है। उसका ऐसा चेहरा देखकर विभा बहुत डर जाती है और चिल्ला पड़ती है। उसकी चीख सुनकर अब गौतम और कुंती वहाँ आते हैं और गौतम विभा से कहता है, विभा, क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों चिल्लाई? गौतम जी, वो मैंने ननद जी को शीशे में देखा कि। भाभी, मैं समझ गई आपने क्या देखा है। देखिए, ये है मेरा चेहरा। भाभी, मेरे घूंघट की वजह ही मेरा चेहरा है। आपने जो शीशे में आज देखा वही मेरा चेहरा है। क्या? हाँ भाभी, मेरा चेहरा जला हुआ है। बस यही वजह है कि मैं घूंघट करती हूँ। लेकिन नीता, तुम्हारा चेहरा जला कैसे? विभा, नीता से ये मत पूछो ना, प्लीज। नहीं भैया, ये हमारे घर की सदस्य हैं, इसलिए इनको बताना जरूरी है। भाभी, ये बात मेरे कॉलेज की है। जब मैं अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में थी, मैं सीधा घर और घर से कॉलेज जाया करती थी। तभी मेरे पीछे एक गुंडा पड़ गया जो मुझसे शादी करना चाहता था। क्योंकि वो गुंडा था और मैं उसे नहीं जानती थी, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। लेकिन उसको मेरी नापसंद नहीं आई और उसने मेरे मुंह पर एसिड फेंक दिया। समाज ने बिना सच जाने ही मुझे गलत बताया। माँ भाई काफी तकलीफ में थे और मैं उनके साथ रहकर उन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैंने खुद को इस समाज से और माँ भाई से दूर कर लिया। नीता, आज मुझे तुम्हें अपनी ननद कहने में शर्म आ रही है। विभा, ये क्या कह रही हो तुम? क्या गलत कहा गौतम जी? अरे जो लड़की अपने लिए लड़ नहीं सकती वो कुछ नहीं कर सकती। इसने समाज के डर से खुद को सबसे अलग कर लिया। नीता, तुमने कभी सोचा तुमने कितनी बड़ी गलती की है? नहीं ना, मैं बताती हूँ कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तुमने इस समाज में एक अपराधी को खुलेआम छोड़ दिया, ये जानते हुए कि वो कितना खतरनाक है। समाज के तानों के डर से तुमने खुद को अलग कर दिया, पर एक बार भी ये नहीं सोचा कि जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया उसको सजा मिलनी चाहिए और उसको तुम्हें सजा देनी चाहिए थी। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। आज उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है।
कल को किसी और के साथ भी ऐसा करेगा, और अगर तुम्हें ये बात पता चली तो तुम क्या खुद को कभी माफ कर पाओगी? बस बहुत हुआ विभा, तुम बहुत बोल रही हो, समझी तुम? नहीं भैया, भाभी बिल्कुल सही बोल रही है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं मैं अपनी जिम्मेदारियों से ही भागी थी। पर भाभी, अब मैं क्या कर सकती हूँ? कौन खड़ा होगा मेरे साथ? तुम एक बार अपने पैरों पर खड़े होने की सोचो तो सही। तुम्हारा साथ मैं दूंगी। नीता, मेरा एक दोस्त डीएसपी है, मैं उसको कहकर तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। लेकिन उससे पहले डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम इस केस को लड़ने के लिए तैयार हो या नहीं। तुम्हें अपने इस घूंघट से बाहर आना है या नहीं? भाभी मैं तैयार हूँ, मैं इस घूंघट को हटाना चाहती हूँ। अब क्या था, विभा अपने दोस्त को कहकर उस गुंडे के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाती है, जिसके बाद पुलिस उस गुंडे के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा कर लेती है और उसको अरेस्ट भी कर लेती है, जिसके बाद कोर्ट उस गुंडे को उम्र कैद की सजा सुनाती है। उस गुंडे को उम्र कैद की सजा हो जाती है, लेकिन नीता अभी भी खुश नहीं थी। उसकी नाखुश होने की वजह उसका जला हुआ चेहरा था, और इस तरह अब नीता सभी औरतों की नजरों में मिसाल बन जाती है। समय गुजरता है, पर नीता का घूंघट अभी भी नहीं हटा था। ये देखकर एक दिन विभा अपनी ननद को कहती है, ननद जी, अब क्या दिक्कत है? तुम तो केस भी जीत गई, अब तो तुम इस घूंघट से बाहर आ सकती हो। भाभी मैं जानती हूँ कि मैं केस जीत गई हूँ, लेकिन भाभी मैं अपने जले हुए चेहरे के साथ बाहर नहीं जा सकती। अगर ऐसी शक्ल लेकर बाहर गई तो लोग डर जाएंगे, जैसे उस दिन आप डर गई थी। हाँ, मैं मानती हूँ नीता कि अभी तुम्हारे मन में क्या चल रहा होगा, लेकिन इसका भी तो उपाय है ना। पर क्या भाभी? नीता, हमारा इंडिया काफी आगे बढ़ चुका है, साइंस काफी आगे है नीता, हम इसकी सर्जरी भी करवा सकते हैं। सर्जरी की बात सुनकर नीता को काफी अच्छा लगता है और वो इसके बारे में अपने घर पर बताती है। सर्जरी में बहुत पैसा लगता है नीता। तो क्या हुआ गौतम, क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बहन आगे बढ़े, पहले की तरह खुश रहे? चाहता हूँ, पर वर कुछ नहीं। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं भी अपने बेटे के अच्छे चेहरे के लिए तैयार हूँ। अपनी भाभी को खुद के लिए इतना करता देखकर नीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और नीता अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी भाभी से कहती है, भाभी थैंक्स, जो आपने मेरे लिए किया है ना, वो किसी ने नहीं किया। मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसकी कोई जरूरत नहीं है नीता, तुम्हें मैंने अपनी ननद नहीं बल्कि बहन माना है, इसलिए बहन को नो थैंक यू नो सॉरी, ओके? इस तरह अब नीता उसके गले लग जाती है और कुछ दिनों बाद नीता की सर्जरी होती है, जिसके बाद नीता खुद का नया चेहरा पाती है और अब वो घूंघट से भी बाहर निकलती है, साथ ही खुल के अपनी जिंदगी जीती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।